नमस्कार, बीएनएम संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। संवाद के इस अंक में हम आप सबों को अपने गुरु प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार से मिलाने जा रहे हैं। विजय कुमार बिहार और देश के लिए किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, फिर भी हम अपने श्रोताओं के लिए यह बता दें कि डॉक्टर विजय संप्रति स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के सम्मानित विभागाध्यक्ष हैं। आप बचपन में ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हुए और जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर आपने समाज परिवर्तन एवं संपूर्ण क्रांति के सपनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और तब से निरंतर सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सांस्कृतिक परिवर्तनों में आपकी महती भागीदारी रही है और आज भी आप युवाओं, किसानों, महिलाओं, दलितों एवं पूरे समाज के हित के लिए निरंतर कार्यरत रहे हैं। गंगा मुक्ति आंदोलन, बोध गया भूमि आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलनों में आपकी महती भूमिका रही है। आज आप हमारे बीच भूपेन्द्र मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा अंतर्गत ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के 7 दिवसीय विशेष शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। हम विशेष रूप से बीएनएम संवाद के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों के लिए और अपने सभी शिविरार्थी विद्यार्थियों के लिए हम आज सर से बातचीत करने जा रहे हैं और बातचीत का भी मुख्य अंश हम सर के जीवन पर केंद्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके विचार तो प्रेरणादायी हैं ही और हम लोग निरंतर संवाद के माध्यम से आप सबों को इनके विचारों से रूबरू भी करवा रहे हैं। साथ ही इनका जीवन भी कम प्रेरणादायी नहीं है, इसलिए हमने बहुत मान मनोबल करके, बहुत रिक्वेस्ट करके सर को इस बात के लिए तैयार किया है कि वो अपने बारे में, अपने जीवन संघर्ष के बारे में आप सबों को और विशेषकर हमारे विद्यार्थियों को जानकारी देंगे ताकि हमारे विद्यार्थी उससे प्रेरणा ग्रहण करें। और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा की इस धरती पर और ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय परिवार की ओर से, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताने का कष्ट करें। बचपन से लेकर अब तक की यात्रा पर एक सिंहावलोकन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु। जहाँ तक जीवन संघर्ष का है, मुझे पता नहीं वो संघर्ष है या नहीं है, ये तो आप मूल्यांकन करेंगे, समाज मूल्यांकन करेगा। मेरा जन्म, जहाँ तक मेरी माँ बताती हैं कि उस साल हुआ था जब जीरासार गेहूँ हुआ था। जीरासार का मतलब है बहुत नन्हा नन्हा गेहूँ पैदा हुआ था। हो सकता है कुछ समय अकाल के समय PL 480 के तहत जो गेहूँ आया था उसको लोगों ने बीज के रूप में उपयोग किया होगा। तो दियारा का लैंड गंगा की वादियों में, जहाँ बालू ही बालू, बहुत ज़्यादा किसी एकाध व्यक्ति का घर खपरेल का, बाकी घर टाट के और फूस के, तो खेती बाड़ी, गाय भैंस, ये सारा एक अपना पूरा परिदृश्य था। वहाँ जन्म हुआ।
गांव में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, तो कुछ दिनों तक उन स्कूलों में गए। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मधेपुरा जिले के ही औराई गांव में, तब आलमनगर प्रखंड का वो हिस्सा हुआ करता था। आजकल सुना है कि औराई अब पुरैनी ब्लॉक का पंचायत हो गया है। तो वहाँ चले आए, 7वीं तक की पढ़ाई हुई। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 7वीं उस समय बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी, तो 7वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए फॉर्म भरना था। पिताजी का स्वभाव थोड़ा खर्चीला था, दूसरे तरह का। वो अपनी आमदनी को लोगों में बांटते रहते थे, तो उनको इस बात का बहुत गंभीरता से वो नहीं लेते थे कि उनकी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति और पत्नी के प्रति, उसका आर्थिक निर्वाह कैसे होगा। परिवार संयुक्त था, पिताजी 5 भाई थे, सबसे छोटे मेरे पिताजी थे जो अब नहीं हैं। बाकी 4 भाइयों के मन में ये लगता था कि शिक्षक हैं, कमाई होती है, पैसा घर में भी नहीं देते हैं, तो फिर इनके बाल बच्चों का बहुत ख्याल क्यों रखा जाए। तो इसकी एक प्रतिक्रिया भी हमारे मन में हुआ करती थी। प्रतिक्रिया दोनों तरफ से होती थी, पिता के प्रति भी होती थी और परिवार के प्रति भी। तो इसी उहापोह में हम तय नहीं कर पा रहे थे कि हम पढ़ें कैसे और कहाँ पढ़ें। तो पिताजी आए तो 7वीं बोर्ड किसी तरह से हमने पास किया। रिजल्ट के मामले में अच्छा रिजल्ट हुआ। किसी तरह इसलिए बोल रहे हैं कि काफ़ी कठिनाई से मुझे परीक्षा देनी पड़ी। जब 8वीं में फिर नामांकन का वक्त आया तो पिताजी ने आलमनगर में मेरा नामांकन करा दिया। नामांकन के बाद वो भूल गए कि हमारी छात्रावास के फीस भी अदा करने हैं, दूसरी भी जरूरत पूरी करनी है, तो वो एक दबाव चलता रहा। तो फिर मैं छोड़ छाड़ कर गांव चला गया माँ के पास, और माँ से बातचीत करके उस जमाने में भागलपुर जिले में आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर काफ़ी नामी स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ मेरा नामांकन माँ ने कराया। पिताजी की भी सहमति बनी, लेकिन फिर वही सिलसिला हुआ। तो वहाँ से भी मुझे छोड़ना पड़ा हॉस्टल को। फिर गांव आ गए तो पढ़ाई बाधित होती रही और एक कश्मकश परिवार में चलता रहा मेरी पढ़ाई को लेकर। टिप्पणियाँ आती रहती थी, कुछ लोग कहते थे पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या है, खेती बाड़ी करो, अपना घर चलाओ। बड़े पिताजी वगैरह बहुत उत्सुक नहीं थे। एक बड़े पिताजी थे जो सबसे बड़े से नीचे बाद वाले थे, तो उनको मन में लगता था कि इसको पढ़ने की इच्छा है तो थोड़ी मदद की जाए इसकी, तो वो बीच बीच में कभी कभी कुछ पैसा उसा दे दिया करते थे। खैर, जैसे तैसे चीज़ें आगे बढ़ी और 1974 आ गया। इसके पूर्व हम थोड़ी सी बात आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि पिताजी घर को लेकर गंभीर नहीं थे और माँ की आर्थिक कठिनाई बढ़ती रहती थी, हम विस्तार में नहीं जाएंगे। संयुक्त परिवार में बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बची थी कि ठीक से भोजन या कपड़े वगैरह भी प्राप्त किए जाएं। तो मुझे लगा कि माँ की मदद करनी चाहिए। तो 7वीं बोर्ड के पहले और फिर 7वीं बोर्ड के बाद 8वीं 9वीं क्लास तक मैंने कई उपक्रम किए कि माँ की थोड़ी आर्थिक मदद कैसे हो। तो उस ज़माने में दियारे का क्षेत्र कोई काम नहीं था, तो हमने माँ के साथ मिलकर कुछ बकरी पालन में मदद किया, कुछ बागवानी में मदद किया उनको, और कुछ कबूतर पालन में मदद किया। उस ज़माने में कबूतरों को लेकर भी एक आमदनी का जरिया लोगों का हुआ करता था। ये अलग बात है कि मेरे जीवन में कबूतर कभी भोजन के रूप में नहीं आया। तो इस तरह से चीज़ें चली और गौरीपुर उच्च विद्यालय से अंततः मुझे परीक्षा देनी पड़ी। परिणाम आया तो सवाल ये उठा कि अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी। और तब तक मैं
जयप्रकाश आंदोलन में शामिल हो गया था। मुझे पूरी तरह याद है कि मेरी चेतना बहुत इस रूप में नहीं बनी थी कि आंदोलन के क्या मुद्दे हैं और क्यों आंदोलन हो रहे हैं। एक मोटी मोटी समझ बनी थी। दिनमान में जयप्रकाश जी का एक वक्तव्य छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि रामजी सिंह के तरह के अगर 3-4 लोग मुझे मिल जाएं, मैं बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। और रामजी सिंह जी से मेरे बहुत ही लगाव थे। उस जमाने से मैं उनको एक बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, उनका सम्मान करता था। वो तुलसीपुर हाई स्कूल आया करते थे, तो मुझे लगा कि इसमें खुद की भागीदारी बनती है। फिर भी मैं इस तैयारी से नहीं आया था गांव कि आज आंदोलन में हिस्सा लेना है। हमारे दरवाजे पर ही बैठकर हमारे एक रिश्ते के चाचा थे जो बाद में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक भी बने, तो वो आपस में बात कर रहे थे पटना जाना है और जून महीने के सत्याग्रह में शामिल होना है। तो मैं उनको पीछा करते हुए पहली बार जीवन में पटना आ गया। पटना स्टेशन पर मुझे एक कैलाश जी मिले, हमारे इलाके के ही थे। तो उन्होंने पूछा मुझसे कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा भाई उनको सत्याग्रह में हिस्सा लेने आए हैं और कदम कुआं जाना है। तो उनका वक्तव्य आया कि हम भी वहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सत्तू वगैरह खिलाया, और उस जमाने में सत्तू उस इलाके का बड़ा पॉपुलर भोजन हुआ करता था, दियारे के लिए खासकर। तो गए कदम कुआं। तब चाचा से छिपते छिपाते मैं सत्याग्रह करने विधानसभा के गेट पर पहुंच गया। जब मेरी गिरफ्तारी हो गई तब मेरे चाचा जी को, रिश्ते के जो चाचा थे, उनको पता चला कि ये गिरफ्तार हो गया है और हम आए हुए हैं। तो इस तरह से मेरी पहली जेल यात्रा हुई और मैं गिरफ्तार होकर पटना से कैंप जेल भागलपुर भेज दिया गया। और पूरी तरह मुझे याद है कि वो जुलाई का महीना था और जुलाई में ही हम गिरफ्तार हुए थे या जून महीने में। तो इस गिरफ्तारी के बाद जब हम भागलपुर आ गए जेल में, तो वहाँ थोड़ी चेतना बढ़ी कि समाज क्या है, संपूर्ण क्रांति के नारे का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें। थोड़ा पढ़ाई लिखाई के जो स्कूली वातावरण थे उससे भिन्न भी पढ़ने लिखने का अवसर मिला और देश दुनिया को जानने समझने का अवसर भी मिला जेल के अंदर। जेल में काफ़ी कड़े अनुशासन थे और एक दिन किसी बात पर जेल में लाठीचार्ज हो गया, तो मेरी पिटाई भी हो गई। हमारे ही नहीं, हमारे साथ के बहुत सारे लोगों को। मुझे जहाँ तक याद है 10 अगस्त को मैं जेल से मुक्त हुआ था 1974 में, और जब मुक्त होकर भागलपुर शहर में आया तो उस दिन भागलपुर के लाजपत पार्क में जयप्रकाश जी की सभा थी। तो उस सभा में शामिल हुआ और वो मेरा एक प्रत्यक्ष दर्शन जेपी के साथ हुआ। खादी भंडार भागलपुर में बैठक चल रही थी कार्यकर्ताओं के साथ। तो मैं अपने स्वभाव के मुताबिक उम्र के हिसाब से बहुत कुछ जानने की उत्सुकता और इच्छा थी। मन से और वचन से और कर्म से जेपी को नायक स्वीकार करने लगा था। तो जो सवालात थे वो जेपी से सवाल हमने करने शुरू कर दिए। तो कई लोगों ने मुझे बिठाने की भी कोशिश की, लेकिन जेपी ने मुझे एक तरह से प्रोत्साहित किया और मेरे सवालों को सुना उन्होंने। सवाल कोई गंभीर नहीं थे, सवाल बहुत ही फुहर किस्म के थे। जब मैं गांव में घूमता था तो उस समय कांग्रेस के कई लोग जो हमारे गांव में माने जाते थे, तो वो लोग कहते रहते थे कि तुम्हारा नेता जो है वो चॉकलेट खाता है, तुम्हारा नेता जो है रोज कपड़े बदलता है दिन में 6 बार। यही सब सवाल थे। तो जेपी ने कहा कि ये सवाल गलत नहीं है, मिठाई खाने की मेरी आदत रही है, और दूसरी कि कपड़ा फटा पुराना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन साफ सुथरा उसको पहनना चाहिए तरीके से। तो ये कुछ सीखने का एक तरह से अवसर मिला।
और अब हम आंदोलनकारी हो चुके थे। घर गृहस्थी से नाता रिश्ता लगभग खत्म हो गया था। माँ अपनी स्थितियों में जी रही थी, 2 छोटे भाई थे। इस बीच हमारे एक चचेरे भाई जो अभियंता हुआ करते थे, वकील भाई, तो उन्होंने मुझे पटना बुलाया और पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने एक सदा संहिता दिखाई कि हम उनके साथ रहकर पढ़ें। लेकिन मेरी स्थिति भिन्न हो चुकी थी, क्योंकि मेरी समझ ये बनती चली जा रही थी कि जो आधुनिक शिक्षा है उसका बहुत महत्व जीवन में बच नहीं गया है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और 1974 के आंदोलन में नई शिक्षा को बदलने की मांग एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में सामने आई थी। हम लोग नारे लगाते थे, बदलो बदलो यह शिक्षा नीति। तो इस तरह से तो एक वितृष्णा सी हो गई थी। फिर भी नामांकन हुआ, लेकिन परीक्षा हम नहीं दे पाए नियमित। उस जमाने में प्राइवेट परीक्षा देने की परंपरा थी विश्वविद्यालयों में, तो इंटर की परीक्षा भी हमने प्राइवेट ही पास की। बीए की भी परीक्षा हमने प्राइवेट पास की, राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के साथ। यहाँ मैं याद करना चाहूँगा 2 बड़े लोग, एक पद्मश्री आदरणीय गुरुवर डॉक्टर रामजी सिंह जी को, और उस समय पटना के खादी कार्यकर्ता जो अब जीवित नहीं है, आदरणीय धर्मवीर सिंह जी, जिन्होंने डांट डपट कर मुझे बीए की परीक्षा भी दिलवाई, क्योंकि हमने सारे प्रमाण पत्र वगैरह भी जला दिए थे आंदोलन के कार्यक्रम में। और तो बीए की परीक्षा भी दिलवाई उन्होंने। फिर एमए की परीक्षा आदरणीय रामजी राव ने गांधी विचार विभाग से दिलवाई। और वो बार बार कहते थे कि ठीक है, नौकरी नहीं करनी है, इस डिग्री का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने से क्या घाटा है। तो मेरा जो शिक्षण हुआ, ज्ञानवर्धन हुआ, उसमें हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये कह सकते हैं कि स्कूली पढ़ाई के बाद मैं नियमित पढ़ाई में रह नहीं सका। चाहे वो इंटर की परीक्षा पास करने का सवाल हो, चाहे बीए की परीक्षा पास करने का सवाल हो, चाहे एमए की परीक्षा पास करने का सवाल हो, तो मेरा वास्ता उतना तक ही रहा पाठ्यक्रम से, पढ़ने लिखने से, जितने में हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते जाएं। तो ये रिश्ता रहा, लेकिन मन नहीं रहा। लेकिन हमारी जो बौद्धिक कमाई हुई वो क्लासरूम से बाहर हुआ। इसको आप कह सकते हैं आज के शब्दावली में, शिक्षा शास्त्र के शब्दावली में, एक तरह से डी स्कूलिंग प्रोसेस में ही हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। और उस ज्ञानवर्धन में देश के कई बड़े बड़े लोगों की बड़ी भूमिका रही। चूँकि मैं आंदोलन के कारण उनके संपर्क में आया, जिसमें आप बहुत सारे लोगों के नाम मैं आज याद करके गिना सकता हूँ। एक तो गुरुवर रामजी सिंह जी का बड़ा नाम है, मरहूम प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर साहब का नाम है, बीएम तारकुंडे जी का नाम है, ठाकुरदास बंग जी का नाम है, आचार्य राममूर्ति जी का नाम है, अमरनाथ भाई का नाम है। इस तरह से बहुत सारे लोग। और 1975 में जयप्रकाश जी ने जब संपूर्ण क्रांति के काम को आगे बढ़ाने के लिए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की रचना की, तो हम लोग सहज भाव में ऐसे तमाम लोग जो गैर दलीय बैकग्राउंड से आए थे आंदोलन में, जिनका पहले से दलीय राजनीति से, दलों से कोई संबंध नहीं था, उनमें से अधिकांश लोग संघर्ष वाहिनी में शामिल हुए। तो मैं भी संघर्ष वाहिनी का एक कार्यकर्ता बन गया। और हम लोगों ने ये तय किया कि चुनाव की राजनीति से अलग रहते हुए जेपी के संपूर्ण क्रांति के काम को जमीन पर उतारना है। जब 74 में आंदोलन में शामिल हुए थे, तो जयप्रकाश जी ने बिहार के छात्रों से 1 साल का समय मांगा था। तो तब हम लोगों ने 1 साल सोचकर ही समय दिया था। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, 1 साल में ये काम नहीं होने वाला है, कुछ और साल चाहिए। तो 75-76 कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस बीच जेल यात्राएं हुई। अब
हजारीबाग जेल में रहना पड़ा आंदोलन के दौरान। पटना में कदम कुआं से गिरफ्तारी हुई। तो ये एक सिलसिला सा चल पड़ा, आंदोलन के काम और आंदोलन के दौरान प्रशासन के द्वारा दी गई सजा के रूप में जेल जाने का काम। ये दो काम बच गया, एक अपनी दुनिया बन गई और दिमाग ये बनता चला गया कि जीवन का निहितार्थ इसी बात में है कि हम दूसरे के हित में कितना काम करते हैं। आंदोलन करना है, समाज बदलना है, संपूर्ण क्रांति के आयामों की व्याख्या भी करनी है। ये सारी चीजें चलती रहीं। 1977 का चुनाव आ गया। चुनाव में हम लोगों ने जी जान लगाकर जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भी जिताने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, विधानसभा चुनाव में भी किया, लेकिन खुद उम्मीदवारी के बारे में नहीं सोचा। तो 77 में सरकार बन गई और ये लगा था कि अब सरकार बदल गई है तो शायद कुछ अच्छे काम होंगे, समाज बदलेगा। तो जब हम बदलने की बात करते हैं तो हमारे सामने जो अनुभव थे, अपने पारिवारिक अनुभव थे, कष्टों के, कठिनाइयों के, वो अनुभव ज़्यादा प्रभावी थे और बार बार ये लगता था कि जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं वो परिस्थितियां औरों के सामने नहीं आएंगी, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कितना बदला, लेकिन निराशा जरूर हुई। जनता पार्टी टूट गई, सरकार बिखर गई। फिर हम लोगों ने बैठकर आपस में 1978 में ये तय किया कि हम जो सोच कर आए थे कि एक साल में क्रांति हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तब ये लगा कि कुछ लंबा समय लगेगा और कुछ लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे सहित देश भर के हजारों लोगों ने ये तैयारी दिखाई और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के रूप में हम लोगों ने ये तय किया कि अपना जीवन उन प्रयोगों में लगाना है जो संपूर्ण क्रांति को जमीन पर उतारने का काम करे और चुनावी राजनीति से अपने को अलग रखना है। इस संकल्प के साथ 1978 में राष्ट्रीय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने जब तय किया कि बोधगया महंत की जो जमीन का जमा हो गया है, उस जमीन को गरीबों में बांटा जाए, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई छिड़नी है, भूमि आंदोलन चलाना है। तो हम सब लोग सहज भाव में जुड़ते चले गए। फिर 78 बीत गया, 79 का साल बीत गया, 80 में इंदिरा जी की फिर वापसी हो गई। मैं उन कथाओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सबको मालूम है कि जनता पार्टी टूटी, बिखरी और कांग्रेस की पुनः वापसी हुई और हम लोग संपूर्ण क्रांति काम के में लग गए। और ये गीत संबल बन गया, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। ये कुछ नारे थे, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये इस तरह के संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एक सपना, एक अपनी तरह की दुनिया बनाने का जिद, ये बढ़ता गया। और 78 में बोधगया आंदोलन में आए तो फिर 1982 तक पता ही नहीं चला कि ये 4 साल कैसे गुजर गए। बोधगया आंदोलन की अपनी एक परिणति हुई कि भूमि का वितरण हुआ और वो एक आंदोलन एक सीमा तक अपने मुकाम पर गया। लेकिन बोधगया आंदोलन के अनुभव से ये निष्कर्ष निकला कि केवल जमीनी स्तर पर कुछ इलाकों में कुछ सवालों को हाथ में लेकर काम करने से देशव्यापी परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो फिर एक चलने लगा आपस में वाद विवाद, बहस कि देशव्यापी आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि हो सकती है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या उसकी रणनीति हो सकती है। तो एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी की बात। लेकिन बोधगया आंदोलन के दौरान जो एक समझ बनी थी और वो जेपी के कारण बनी थी, हमारे इन बुजुर्गों के कारण बनी थी कि हमको अंतिम दौर तक, अंतिम समय तक
कमजोर के पक्ष में खड़ा होना है, एक समझ बनी थी और ये प्रयोग करते रहना है। तो इस समझ के कारण हम लोग कुछ साथी भागलपुर चले आए और यहाँ 1982 ईस्वी में कहलगांव की छात्रविकास संघर्ष वाहिनी के मित्रों की मदद से दंगा मुक्ति आंदोलन की एक व्यूह रचना हुई। तो बोधगया आंदोलन में बोधगया महंत के पास कहा जाता है कि 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन थे, तो उसके वितरण का सवाल हाथ में था। लेकिन तब भी हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि हमें किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ, खासकर मझोले किसानों के साथ खासकर हमारी भूमिका उनसे संघर्ष की नहीं है। इसलिए हम लोगों के नज़र में भी नक्सल आंदोलन से भिन्न दिखते थे। हम अहिंसक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, सत्याग्रह में भरोसा करने वाले लोग थे, लेकिन हमारी जिद, हमारे संघर्ष का तेवर किसी मायने में भी समझौतावादी नहीं था। तो वहां एक प्रयोग था कि वर्ग संघर्ष का विकल्प क्या हो सकता है। तो बोधगया में जो दो सवाल खड़े हुए, भूमि के पुनर्वितरण का सवाल और स्त्रियों के बराबरी का सवाल, ये चेतना वहां से निकली। तो फिर ये दो मुद्दे बन गए। फिर जब हम लोगों को लगा कि व्यापक जन आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, तो गंगा मुक्ति आंदोलन का एक प्रयोग हुआ। गंगा मुक्ति आंदोलन में एक किस्म की जमींदारी थी, पानीदारी का दौर था। सुल्तानगंज से लेकर साहबगंज तक मुशर्रफ हुसैन प्रमाणिक का और एक नाथनगर के जमींदार का कब्जा था। इसको हम लोगों ने चुनौती दिया। कई सांस्कृतिक, कई राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ बढ़ते हुए अंततः 1990 ईस्वी में जलकर जमींदारी यानी पानीदारी का खात्मा हुआ। इस समय तक आते आते 74 से लेकर 90 तक की जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा में राजनीतिक तौर पर जब बीपी सिंह जी राजनीति में कांग्रेस छोड़कर आए, विपक्ष की राजनीति में, तो आचार्य राममूर्ति जी ने उनको समर्थन देने का फैसला लिया। तो उस समय तक एक तीसरी समझ बनी कि जमीनी संघर्षों, जन आंदोलनों के साथ साथ संपूर्ण क्रांति का कोई संसदीय फ्रंट भी होना चाहिए। और एक चिंता ये हुई कि संसद के स्तर पर लोग हम लोगों की बात को सुनने के लिए, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बीपी सिंह के प्रोसेस में कोशिश हुई कि हमारे कुछ साथी संसद में, विधानसभा में जाएं। मैं आप सब मित्रों से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि 1974 में जो लोग साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें आज का भारतीय जनता पार्टी परिवार भी है, राजद परिवार भी है, जदयू परिवार भी है, और इसके अलावा उड़ीसा के बीजू जनता दल के लोग भी हैं, देवेगौड़ा जी का भी समूह है, यानी समाजवादी और संघी मिलाकर एक जो बड़ी जमात बनी थी 74 में। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण क्रांति के प्रति कम दिखी, राजनीतिक आकांक्षाओं और इच्छाओं के प्रति ज्यादा दिखी। तो उन्होंने अपने रास्ते लिए, हम लोगों ने अपने रास्ते लिए। 90 में जब बीपी सिंह का उभार हुआ, तो एक राय बनी कि संसदीय तौर पर कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह प्रयोग भी फिर से एक बार जनता दल परिवार के को मिला जुला कर करने का तय हुआ। तो 74 वाले बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग जिन्होंने जनता पार्टी बनाई थी और तोड़ी थी, वो फिर से जनता दल के रूप में संगठित हुए। और ये जो पूरा 15-16 साल का अनुभव था,
अनुभव एक तरफा नहीं था। जहां हम लोगों को लगता था कि 74 आंदोलन के जो दलीय पृष्ठभूमि के साथी हैं वो ईमानदार नहीं रहे संपूर्ण क्रांति के प्रति, वहीं जो दलीय राजनीति की पृष्ठभूमि वाले साथी थे उनको भी ये लगता था कि छात्रव्यूह संघर्षवादी जैसी जमात थोड़ा अतिरेक में जीती है और इन लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी से रोकना है। मैं रोकना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि बहुत योजना पूर्वक हम लोगों में से किसी भी साथी को कोई अवसर देने के लिए ये तैयार नहीं हुए। कुछ लड़ाई भिड़ाई करके, कुछ बहस मुआवजा करके कुछ जगहें अगर हासिल भी की गई तो वहां उस चुनाव में इस तरह के पृष्ठभूमि वाले लोगों को पराजित करने की भूमिका भी निभाई, इन लोगों ने निभाई। और एक तरह का आज भी 2021 में भी जब मैं बोल रहा हूं तो बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि ये हुआ। ये एक राजनीतिक यात्रा का क्रम हमारा चलता रहा। 90 के बाद 91, 92 मेरे निजी जीवन में एक पड़ाव आया कि आंदोलन के दौरान ही नर नारी समता के पूरे विचारों की जब व्याख्या हम लोग कर रहे थे तो एक समझ बनी थी कि वैवाहिक मामलों में युवाओं को अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह करना चाहिए, प्रेम विवाह करना चाहिए। तो इस क्रम में हम लोगों की आदरणीय साथी जो अब नहीं हैं, जिसको हम लोग दीदी कहते थे, उनकी छोटी बहन भी आंदोलन में थोड़ा बहुत हिस्सा लेती थी। मुझे नहीं मालूम उन्होंने हमारे अंदर क्या देखा, लेकिन मैंने उनके अंदर एक तेवर देखा था बदलाव का, संघर्ष का। हम लोग करीब आए और 1992 में विवाह संबंध में बंधे। एक बच्ची के रूप में शांभवी नाम था उसका जन्म भी हुआ। हम लोगों के वैवाहिक संबंध नहीं निभ पाए। इससे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। आज बच्ची भी इस दुनिया में नहीं है। ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित होकर उसका देहावसान हो चुका है। और बिरान के बाद जब शादी हम लोगों की हुई थी तो हम लोगों ने आपस में राय मशविरा किया था कि संतान अगर पैदा भी करना हो तो एक ही संतान और वो बच्ची हो तो ज़्यादा अच्छा हो। प्रकृति की अपनी रचना है, बच्ची ही पैदा हुई, दूसरे संतान उत्पन्न करने में हम दोनों की कोई रुचि थी नहीं। तो उसको लेकर आगे बढ़ने का एक सपना भी देखा। लेकिन एक साथी जो मूलतः हमारी दोस्त थी, आंदोलन की साथी थी, आप आज के शब्दावली में प्रेमिका भी कह सकते हैं उनको, लेकिन साथी थी, सखी थी। जब वो पत्नी बनी तो अनुभव कुछ बदलने लगे और पारिवारिक जिंदगी में कई बार ऐसा अवसर आता है जब आप साथ चलने वाले साथी के सम्मान या मान की रक्षा के लिए कई बार आप झुकते भी हैं, समझौते भी करते हैं। उनकी समझ ये बन रही थी कि मुझे भी कमाई के काम में लगना चाहिए। हालांकि वो स्वयं नौकरी में थी, बिहार सरकार की नौकरी में जा चुकी थी। तय भी यही किया था कि हम दोनों में से एक व्यक्ति परिवार चलाएगा, नौकरी करेगा, दूसरा सामाजिक काम करेगा। लेकिन उन्होंने प्रेम से ही इस बात को बार बार दोहराया और उसका जिद भी पैदा किया।
तो अब मेरे लिए एक सवाल खड़ा हो गया कि अब हम क्या करें। थोड़े बहुत हाथ पांव मारने के बाद पहली कोशिश ये हुई कि पत्रकारिता को आगे अपने हाथ में लिया जाए, क्योंकि आंदोलन के पूरे अनुभव के दौरान जो वैचारिक पुनर्गठन हुआ था हम लोगों का, जो वैचारिक समझ बनी थी, तो उसमें लिखने पढ़ने की सलाहियत भी हम लोगों ने सीखी थी और अखबारों में लोग हम लोगों के लिखे चीज़ों को सम्मान भी देते थे। कई मित्र पत्रकारिता में जा चुके थे। तो उसकी कोशिश हमने 90 से 94 तक किया। दिल्ली में भी किया और पटना में भी किया। चाहे वो जनसत्ता में लिखने का प्रश्न हो, चाहे नवभारत टाइम्स में लिखने का प्रश्न हो दिल्ली में, चाहे कालचक्र के रूप में भारत का पहला वीडियो मैगजीन जो विनीत नारायण ने शुरू किया उसमें रिसर्च कोऑर्डिनेटर का अनुभव हो, और फिर पटना आकर संध्या प्रहरी में जुड़ने का अनुभव हो। इसमें से एक समझ बनी कि पत्रकारिता में भी हमारे जैसे लोगों का मन नहीं रमेगा। तब एक आधार बचा था कि शिक्षण के काम में जाएं। इस बीच तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग में एक अवसर आया और उसकी विज्ञप्ति निकली। तो मैं तब भी ये मन बना चुका था कि नौकरी नहीं करनी है, लेकिन घर का दबाव था। हमारे सारे सर्टिफिकेट गायब थे, क्योंकि वो उसके प्रति कोई आसक्ति थी नहीं मन में। तो मुझे एकदम नहीं मालूम कि आदरणीय रामजी बाबू ने और मेरी जीवन संगिनी किरण जी ने कैसे उसको जुटाया नहीं जुटाया, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आवेदन करूं, बिट की परीक्षा दूं। तो मैंने भी मान लिया कि चलिए, परिवार के लोगों की और अपने गुरुजन की इच्छा है तो उसको पूरा किया जाए। लेकिन मैं तब भी अपने जिद में राव में ये बोलता रहा कि देखिए, हम नौकरी नहीं करेंगे, मुझे नौकरी के चक्कर में न फंसाएं, मुझे समाज का काम करना है आदि आदि। लेकिन ये दोष किसी और पर देने की जरूरत नहीं है। ये मान लेना चाहिए कि गृहस्थी के जीवन में इस तरह के समझौते अगर करते हैं तो करते हैं। वो हमने किया कि मुझे लगा कि चलिए, परिवार चलना है, बच्ची को लालन पालन करना है, और अगर उनकी संतुष्टि इस बात में है कि मैं नौकरी करके थोड़ा ही सही उनको कमा कर दूं, तो मैंने वो प्रस्ताव स्वीकार किया। और फिर उसकी तैयारी के हिसाब से अप्रैल 1997 में मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय आ गया और वहाँ गांधी विचार विभाग में व्याख्याता के रूप में हमारी पहली नियुक्ति हुई। स्नातकोत्तर में मेरे लिए एक अजीब सा अवसर था कि मैंने इंटर में भी नहीं, बीए में भी नहीं और स्नातकोत्तर क्लासों में भी कभी हिस्सा नहीं लिया था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि क्लास में पीरियड जो है वो 50 मिनट का होता है। तो खैर, जब 97 में आए तो 2-3 साल मुझे अपने आप को शिक्षक साबित करने में लगा, और इस बीच मैंने अपनी पुरानी दुनिया से अपने को लगभग काट लिया। और तब ये आशा थी कि चलिए, गृहस्थी के कारण नौकरी में आए तो अब परिवार भागलपुर में आ जाएगा और साथ मिलकर कुछ आगे के बारे में सोचेंगे।
लेकिन सहमति टूट गई। मेरी पत्नी की तैयारी नहीं बनी भागलपुर आने की, और वो स्वयं वो नौकरी में थी। हालांकि उनका स्थानांतरण भागलपुर हो सकता था, चूंकि वो सहमत नहीं थी, तो जैसे तैसे बहुत कम समय हम घर में दे पाते थे, और उसकी परिणति अपनी जगह है। और जो स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है, इतना ही। तो जब विश्वविद्यालय में आ गए, सपने मरे नहीं थे, तो लगातार कोशिश चलती रहती है कि कोई न कोई काम, कोई न कोई प्रकल्प अपने हाथ में हो, जिसमें हमारी अपनी कोई भूमिका भी बनती हो। विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में विश्वविद्यालय शिक्षक इस मामले में थोड़े खुशकिस्मत हैं कि राजनीतिक सामाजिक कामों को करने के लिए उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके तहत 1997 के बाद के दिनों में भी जिन आंदोलनों से पूर्व में जुड़ाव था, उसके प्रति एक समर्पण भाव और समय के अनुसार थोड़ी बहुत भागीदारी का भाव बना रहा। चाहे वो पानी का सवाल हो, नदियों का सवाल हो। 2008 में जब कुसा में टूट हुआ, उसी के इलाके में, तो हमारे विभाग में बच्चों का एक 10 दिवसीय ग्राम सर्वेक्षण सह संपर्क शिविर आयोजित होता था। उसके तहत हम अपने बच्चों के साथ इन इलाकों में आए, और करीब 1.5 साल तक इन इलाकों में मुझे काम करना पड़ गया। उसका अपना आनंद है। तो कोसी के सवाल को लेकर एक अनुभव आए, तो थोड़ी व्यस्तता उसमें बनी रही। 2008 से लेकर 2010 तक के दिसंबर महीने तक। इसके बाद तो बीच बीच में दूसरे अन्य सामाजिक कार्यों में सर्वोदय का काम हो, भूदान का काम हो, स्त्री पक्ष का कोई काम हो, तो उसमें भागीदारी होती रहती थी। लेकिन पानी के सवाल पर गंगा के इलाके में, गंगा बेसिन से जुड़े अन्य नदियों के इलाके में, कोसी के इलाके में एक बड़ी तैयारी भी बन पाई। ये अलग बात है कि इस तरह की तमाम तैयारियां एक सीमा के बाद निर्णायक दौर में नहीं पहुंच पाती है, जो उसके साथ भी हुआ। चाहे वो कोसी की तबाही को सामने लाने का सवाल हो, पानी के प्रबंधन का सवाल हो, बड़े बांधों का सवाल हो, तो ये हुआ। हमारे बहुत सारे मित्र समय और काल के प्रवाह में, निजी जीवन के दबाव में भी संस्था जगत की तरफ मुड़े। अपनी रुचि कभी बनी नहीं, और यूं कहें कि अपने पास वो अनुभव भी नहीं था, वो हुनर भी नहीं था। आज आप कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं के अंदाज में हमारे जैसे लोगों ने कभी संस्था बनाने और उसको खड़ा करने में रुचि नहीं ली। विदेशी धन के हस्तक्षेप और नक्सल आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर संघर्ष वाहिनी में भी काफी वैचारिक अंतर्विरोध खड़े हुए, और वाहिनी भी एक तरह से हिस्सों में बढ़ती चली गई। संघर्ष वाहिनी में नियम था
कि 30 साल की उम्र के बाद सभी स्वाभाविक रूप से अवकाश ले लेंगे, तो 30 के बाद क्या करें, इसकी सहमति जो बढ़िया साथी थे उनके साथ कभी ठोस आकार बहुत नहीं ले पाया, और राजनीति में संपूर्ण क्रांति का कोई संसदीय मोर्चा भी नहीं खुल सका। तो एक तरह से घर का दबाव और अपने कामों में एक तरह की थकान और निराशा का वो दौर था जब विश्वविद्यालय की नौकरी में हम आ गए, और हमारी तब जिम्मेदारी थी अपने को एक शिक्षक के रूप में स्थापित करने का। 1997 से लेकर आज तक 2021 तक विश्वविद्यालय में संघर्षों का अपना एक दौर चलता रहा। सजाएं भी मिलती रही, कई कई कारणों से सजाएं मिलती रही। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा शिक्षा तंत्र किस तरह से चलता है। अनौपचारिक रूप से 1974 से लेकर आज तक मैं डॉक्टर रामजी सिंह जी से बहुत कुछ सीखता रहता हूं। वो गुरु हैं हमारे, दर्शन शास्त्र की चोटी के विद्वान हैं। ये अलग बात है कि दर्शन शास्त्र को में बहुत सारी चीजें मैंने उनसे लिया है, सीखा है, लेकिन अकादमिक तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर, एक अनुशासन के तौर पर इंटर में भी मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा नहीं, बीए की कक्षा में भी नहीं पढ़ा, एमए की कक्षा में भी नहीं पढ़ा। और एक बार मुझे 2012 ईस्वी में गांधी विचार विभाग से स्थानांतरित कर दर्शन शास्त्र विभाग में भेज दिया गया। मैं आज भी उसको याद करके बहुत हंसता हूं कि मैं दर्शन शास्त्र में पढ़ाता क्या। मैं आज भी नहीं समझ पाया हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दर्शन शास्त्र कभी विधिवत पढ़ी नहीं हो, उसको स्नातकोत्तर स्तर पर 5 साल तक दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। यह घटना हुई भागलपुर विश्वविद्यालय में हुई। 2012 से लेकर 17 तक मैं दर्शन शास्त्र विभाग में पढ़ाता रहा। तो मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, और इन 5 सालों में मैंने दर्शन शास्त्र को ठीक से अध्ययन किया, तो पढ़ने का अवसर दिया उन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, 2021 है, इसमें एक पड़ाव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिजीविसा जो 1974 में बनी थी परिवर्तन की, समता, स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर समता मूलक समाज बनाने की, वो ललक और वो जिजीविसा आज भी मरी नहीं है, और मैं उसको मरने देना भी नहीं चाहता हूं। तो बिहार में पंचायती राज को लेकर काफी कुछ हुआ। 2008 से लेकर 2010 तक पानी के सवाल पर, 2010 से लेकर 2012 तक पंचायत के सवाल पर मैं बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। प्रदेश मुखिया महासंघ बनाकर एक लड़ाई का मोर्चा भी खोला गया। बिहार के मुखिया लोगों की सदा सहायता थी, उन्होंने मुझे अपने संगठन का संरक्षक भी माना। तो एक लगातार प्रयोग का सिलसिला, जमीन का आंदोलन, स्त्रियों के सवाल, पानी का सवाल, पानीदारी का सवाल, फिर पंचायत का सवाल। तो इस तरह से समय कटता गया और इस लड़ाई को एक मुकाम मिलता रहा। आज 2021 में जहां हम खड़े हैं, तो मन में वो कर्षक और कुलबुलाहट आज भी है, और आज भी इच्छा ये होती है कि कोई बड़ी लड़ाई इस देश में खड़ी हो। खास करके आज जब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज एक तंत्र का शिकार हो चुका है। हमारी न्याय प्रणाली
हमारा चुनाव तंत्र, हमारी शिक्षा की नीति, हर जगह एक तरह से गिरावटें बहुत तेजी से दिख रही हैं। मैं किसी व्यक्ति या किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गिरावटें हैं। तो इसको लेकर मन में एक दर्द होता है और इच्छा होती है कि काश कुछ बड़ी बात कर पाते तो करनी है। तो ये एक हमने यात्रा आपके सामने रखी कि 1974 में जो यात्रा शुरू हुई, इसमें सामाजिक स्तर पर हमने अपने पारिवारिक संस्कारों को भी तोड़ा, विवाह के अवसरों को भी अलग ढंग से देखा, गृहस्थी के अनुभव भी हमने देखे, आंदोलनों की गति भी देखी और संस्थागत कामों की भी बात हमने आपसे शेयर किया, राजनीतिक प्रयोगों की भी बात आपके सामने रखी। ये कुछ चलता रहा। आज 2010 में अगर आप पूछेंगे कि अब आप क्या सोचते हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि हमारी नई पीढ़ी हम लोगों से अगर कोई अपेक्षा रखती है तो मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतरूं, इसका प्रयास और अभ्यास आज भी हमको करना चाहिए। और हम लोग इसी कोशिश में हैं कि नई पीढ़ी को अगर लगता है कि आज के हालात को बदलने के लिए, आज के हालात को आनंददायक बनाने के लिए हमारे अनुभव का, हमारे ज्ञान का, हमारे प्रयोगों का अगर उनके सपनों के साथ, उनकी रणनीति के साथ कोई तालमेल बैठता है, तो हम लोग सदाशयतापूर्वक इसके लिए अपनी तैयारी मानसिक तौर पर रखते हैं। ये एक पक्ष है। मित्रों, मैं एक दूसरा पक्ष आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जीवन में उथल पुथल चलता रहता है। एक सवाल हम लोग 1974 से ही अपने आप को लगातार पूछते हैं। वो सवाल इस रूप में पूछते हैं कि जाना कहां है, क्या लेकर आए थे हम, क्या हमारा जन्म केवल इतने के लिए हो गया था? समाज की कृपा है, समाज के को मैं आज भी इस बात के लिए ऋणी हूं उनका कि मुझे बहुत कुछ दिया समाज ने। उस दृष्टि से आप देखें तो आज साधन की दृष्टि से भी एक स्वस्थ स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। शिक्षा में जितनी उच्च पद हो सकते हैं उनमें से एक पद भी मुझे दिया गया, कार्यरत भी हूं। लेकिन एक बात हर हमेशा मन में कर सकती है, ये कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा, रक्त क्रांति के बहम से देश को बचाएगा। ये जो कसक है, ये जो सपने हैं, हम लोग चाहते कि ये सपने मरे नहीं। क्या कह सकते हैं? इतना ही कह सकते हैं कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो जहां भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हम लोगों ने क्रमागत रूप से आपको बताया कि जब प्रारंभ हुए थे तो 1 साल की तैयारी थी, 1 साल बीता तो 5 साल की तैयारी हुई, 5 साल बीता तो लगा कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी तैयारी की तो आज लगता है कि संभवतया मेरे सपनों का भारत एक जन्म में नहीं बनने वाला है। अब तो इतना ही कह सकते हैं कि अगर पुनर्जन्म होता होगा तो अगला जन्म इसी भारत भूमि में हो, ताकि पिछले जन्म के जो छूटे हुए काम हैं उस काम को आगे बढ़ाने में अपनी संविधा का उपयोग कर सकूं, अपने सामर्थ्य का उपयोग कर सकूं। इसलिए नौजवान दोस्तों से मेरी अपील होगी कि जब कभी अवसर मिले तो एक बार इस बात पर विचार करिए कि जाना कहां है,
क्या हमारी आपकी पैदाइश खाओ पियो मौज करो के लिए हुआ है, या हमारे जीवन के उद्देश्य कुछ और भी रहे होंगे जो हमारे पुरखों ने देखे होंगे, हमारे माता पिता ने देखा होगा। और अगर उस दिशा में एक कदम भी हम बढ़ा पाते हैं, आपके वो कदम बढ़े, उसमें हमारे जैसे लोगों की मदद मिल सकती है, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। और हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि आपका एक कदम भी अगर बढ़ता है तो आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका जीवन भी सार्थक हुआ। हमने कुछ मिनटों में आपसे कुछ बातें शेयर की हैं। इसके कई सुखद पहलू हैं, आनंद के पहलू हैं, कई दुखद पहलू भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाज में जितने प्रकार की गिरावटें हुई हैं, उन गिरावटों में से कई गिरावटों को हम लोगों को निजी तौर पर झेलना पड़ा है, तब भी हमारा विश्वास, हमारी आशा और हमारा प्रयास इस बात के लिए लगातार चलता रहता है कि हम चले थे जिस मंजिल के लिए, बेशक माना कि हम अकेले ही चले थे, लेकिन ये बात अगर निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। इस आशा और विश्वास के साथ हमने आज आपको अपने जीवन की कुछ चीज़ों का शेयर किया आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। सचमुच आपकी यह जीवन यात्रा हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। और आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि सपने को मरने नहीं देना चाहिए। कवि पास ने भी कहा है कि सबसे खतरनाक होता है मनुष्य के सपनों का मर जाना। तो मैं आशा करूंगा कि हम और हमारे सभी युवा साथी उस सपने को मरने नहीं देंगे। संपूर्ण क्रांति के सपने को, नए भारत के सपने को, गांधी के सपने को हम सभी जिंदा रखेंगे, इस मसाल को जलाए रखेंगे। और जो आपने दुष्यंत जी के शब्दों को दोहराया कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। निश्चित रूप से इन्हीं आशाओं के साथ कि आग जलती रहेगी, रोशनी निकलेगी, कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगी, घना अंधेरा दूर होगा और नए भारत का निर्माण होगा। एक समृद्ध भारत, एक सबल सक्षम भारत, और हमारे युवा उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और आपके विचारों से, आपके जीवन संघर्षों से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इन्हीं आशा एवं विश्वास के साथ मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि आप जरूर हमारे इस वीडियो को सुने और इसे लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।